नमस्कार, मैं अशोक व्यास। महिला महाविद्यालय में जीने का अर्थ विषय पर 10 अगस्त 2022 को आदरणीय शीनकाब निजाम साहब की सन्निधि में एक संगोष्ठी जीने का अर्थ विषय पर आयोजित हुई, जहां कृष्ण व्यास ने स्थान और अन्य व्यवस्थाओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहां विभिन्न पहलुओं में महेंद्र लालस, मुकुल गोस्वामी, हरिदास व्यास जी, राकेश मूथा जी और बीपी नागौरी जी और अन्य मित्रों, जिसमें खास करके दिनेश प्रसाद बिस्सा जी का विशेष उल्लेख, उन्होंने वीडियो शूटिंग भी जो की उसका उपयोग यहाँ, और उनके लिंक भी आपको इसके साथ मिलेंगे। इस आयोजन के साथ साथ झलकियों के साथ साथ आप सुनेंगे अनूप राज व्यास जी का कबीर भजन। थोड़ी उसे सीधा अनुवाद बता देता हूँ, आपको लंबा कोटेशन उसका सारांश बता देता हूँ। वो कहता है कि पोस्ट मॉडर्न थिंकर है, ये भी कहाँ है हुजूर, पोस्ट मॉडर्न है ये भी। वो कहता है कि किसी भी टेक्स्ट को इस तरह पढ़िए कि जैसे आप गॉस्पेल पढ़ रहे हैं। किसी भी पाठ को, आपको मैडम जानती हूँ, हर तरफ हाई कब कह रहा है, कल। और हमने बहुत पहले कहा है कि हमारे यहाँ मंत्र का दृष्टा नहीं सृष्टा नहीं होता, मंत्र का दृष्टा होता है। मंत्र को देखता है। मैं कविता को देख रहा हूं। ये आप इसे मजजूब की बड़ मूर्खों का बड़बड़ाहट न समझिएगा, क्योंकि आजकल के जमाने में यही समझ रहे हैं। इस कमबख्त ने हमें यही सिखाया कि हम इस बात को दिखता होगा, नहीं दिखता होगा तो तेरी आंखें बदल मियां। अभी आजकल आंखें नेत्रदान में भी मिलती है, लेकिन आंखें दान में मिलती है, नजर दान में नहीं मिलती। विज्ञान कुछ भी कर ले, नेत्र तो दान में दे देगा, नजर कहाँ से लाओगे। तो अर्ज कर रहा कि ये जो खुदा को जानता है, तो मुझे ये लगता है कि जीने को जानना ही क्या जीने का लक्ष्य नहीं है। उसमें सारा आ जाता है, आपकी तमाम फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, आपका तमाम वाद, अस्तित्ववाद, ये मार्क्सवाद, समाजवाद, फलावाद, परिवारवाद, सारा, क्योंकि वो सब जीना एक नहीं है। और ताज्जुब ये है कि इस जमाने में जब एक आदमी 5-7 बरस तक डॉक्टरेट पढ़ता, मेडिकल साइंस पढ़ता है, उसके बाद भी अगर आँख के डॉक्टर को ये कहूँ कि सरकार नज़ला बहुत हो रहा है, कि यार किसी डॉक्टर को, अरे साहब आपने भी तो 5-7 साल अपनी उम्र के ज़ाया किया, खाऊं तेरी आँख में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पास वो 7 साल, 12 साल, 19 साल, 5 साल, 24 साल उम्र अजीज के 25 बरस खराब करने के बाद वो आँख का इलाज कर सकता है, मेरे पेट दुखने का इलाज नहीं कर सकता। उसके बाद भी मैं ये नहीं समझता कि जीना जो है वो एक नहीं होता, जीना समग्र में जीना होता है, और उस समग्र में किसी एकाग्रता के साथ जीना होता है। पूरी मेडिकल साइंस में से, इस पूरे ढांचे में से सिर्फ आँख को पढ़ने के लिए 25 वर्ष चाहिए। हमारे जो जोशी साहब, उनके समधी भी रहे, तो हमारे कलीग के समधी भी हैं, तो मतलब लिफाफे के अधिकारी भी बनते हैं। ये जीने का अर्थ है, व्यवहारिक पक्ष है, जीने का भी व्यवहारिक पक्ष है। मैं एक फार्मेसी का विद्यार्थी रहा हूं, तो एक हमारे टर्म है डिस्पेंसिंग और एक है मैन्युफैक्चरिंग। तो जो डिस्पेंसिंग होती है वो पेशेंट स्पेसिफिक होती है। तो मेरा अपना ये मानना है कि हर किसी का जीवन, हर व्यक्ति अपने आप में एक अलग है, इसलिए हर व्यक्ति के लिए अपने जीवन जीने का ढंग अलग अलग होगा। हम इसको जेनरिक टर्म में नहीं स्थापित कर सकते कि जो मेरे जीवन जीने का ढंग है या मेरे जीवन जीने का जो उद्देश्य है वो सभी के जीवन जीने का उद्देश्य हो। ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग है। जैसे आपकी जो अंगूठे हैं, अंगुलियां हैं, उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं मिल सकते, इसलिए इसी तरह से किसी भी दो व्यक्ति एक हो ही नहीं सकते, और जब दो व्यक्ति एक नहीं हो सकते तो उनके जीवन जीने का उद्देश्य, उनके जीवन जीने का ढंग एक नहीं हो सकता। 39 ईयर्स मैं लाचू कॉलेज में रहा, और जो हमारे संस्थापक मथुरादास जी माथुर, वो ये कहते थे कि आप
उनका एक ध्येय था, और वो हमने उसमें लिखा भी है कि आप एक अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे फार्मासिस्ट बने, लेकिन उसके पहले एक अच्छे नागरिक बने। तो क्या हम इस तरह के संस्कार दे पा रहे हैं? क्या हम एक अच्छे नागरिक का निर्माण कर पा रहे हैं? वो एक जीवन जीने का ढंग हो सकता है। और मेरा अपना ये मानना है कि जीवन जीने का ढंग, लिव लाइफ किंग साइज, अगर हम अपने अंदाज में अपने जीवन को जीते हैं तो वो हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। मैं देखा कि दाल बाटी चूरमा लोग चम्मच से खाते हैं। अरे मैंने कहा यार, ये चूरमा तो चूर के खाना पड़ेगा भैया। अब देखा देखी कोई देखेगा चम्मच से खाना पड़ेगा। डोसा जो है वो कांटे चूरी से खाते हैं। सर क्या कांटे चूरी से क्या खाना भाई? अगर आपको आनंद आ रहा है, मेरा मानना यह है कि जीवन जीने का अर्थ या उद्देश्य है कि आप आनंद की स्थिति में हैं और परमानंद की स्थिति में, और उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो हम जब फिजिकल हेल्थ एजुकेशन की बात करते हैं तो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड आध्यात्मिक हेल्थ, तीसरा जो आयाम है वो आध्यात्मिक स्वस्थता, स्पिरिचुअल हेल्थ। और स्पिरिचुअल हेल्थ का मेरा जो अपना मानना है, एक तो वर्ड है आसक्ति और एक वर्ड है आस्था। तो जो वस्तु में आसक्ति है वो तो है लोभ, व्यक्ति में आसक्ति है मोह, और स्वयं में आसक्ति है अहंकार। और अगर हम इस आसक्ति का रूपांतरण आस्था में कर देते हैं, प्रभु के प्रेम में चले जाते हैं, तो अगर वस्तु में आसक्ति हट गई, अगर लोभ हट गया, तो लाभ और हानि से हम ऊपर उठ जाते हैं। मोह हट जाता है तो हम संयोग और वियोग से ऊपर उठ जाते हैं। और अगर हम अहंकार से हट जाते हैं तो हम सम्मान और अपमान से ऊपर उठ जाते हैं। और इस आस्था का रूपांतरण हम आसक्ति का रूपांतरण हम आस्था में कर देते हैं तो प्रभु प्रेम हो जाता है और वो व्यापक हो जाता है। और प्रेम है एक तत्व है, प्रेम एक भाव है, करुणा एक भाव है, दया एक भाव है, आनंद एक भाव है। तो जो स्थूल शरीर है उसमें तो व्याधि है, सूक्ष्म शरीर में विकार है, और जो कारण शरीर है, जो भावों का शरीर है, भाव प्रदान जब हो जाते हैं, और भाव प्रदान होने के लिए मेरा अपना ये मानना है कि ज्ञान का हेतु ध्यान है और बोध का हेतु ज्ञान है। तो वो जो बात आपने कही कि साक्षी भाव, तो पहले दृष्टा भाव है, दृष्टा भाव के बाद में साक्षी भाव है, और साक्षी भाव के बाद में समता भाव है, जब प्रज्ञा जागृत हो जाती है। तो हमारे कई इसमें इन दिनों काफी चिंतन कर रहा हूँ, अपने आप के बारे में चिंतन कर रहा हूँ, अपने जीने के अर्थ के बारे में चिंतन कर रहा हूँ। तो कई संतों को पढ़ा, विपत्सना मैंने करी, रविशंकर जी का मैंने जो सुदर्शन क्रिया वो हमने करी। तो इसमें सब में ये पाया मैंने कि जो समता भाव, मतलब जब इंद्रिय निग्रह जो बाहर का जो संसार है वो अंदर कैसे जाता है, तो 5 ज्ञानेंद्रियों से जाता है। तो जब हम इंद्रिय निग्रह करते हैं तो मन निर्विकल्प हो जाता है, और जब मन निर्विकल्प होता है तो बुद्धि सम होती है, और जब बुद्धि सम होती है तो प्रज्ञा बनती है, और जब प्रज्ञा बनती है तो हम भगवान के नजदीक होते हैं। तो मेरे तो जीने का जो उद्देश्य है वो शायद मैं समझता हूँ कि अभी खोज रहा हूँ, और हो सकता है कि खोजते खोजते मिल भी जाए। तो मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि अगर मैं खो जाऊं, स्वयं मैं ही खो जाऊं, तो वो शायद मेरे जीने का ढंग होगा। इन्हीं भावना के साथ आपने मौका दिया, धन्यवाद। थैंक यू। साथियों, जैसा कि आदेश है और मुझे इस विषय पे जैसा महसूस होता है, संक्षेप में आपके साथ ये बात साझा करूंगा। अंग्रेजी में एक शब्द आता है जिसे काफी लोग इस्तेमाल करते हैं, कैरेट एंड स्टिक, यानी किसी जानवर के सामने, खासतौर पर किसी बैल के सामने आप एक गाजर लटका देते हैं, पीछे से लकड़ी या कुछ लेकर उसे हाँकते हैं। शायद जीवन कुछ ऐसा ही है जिसमें अतीत हमें पीछे से धक्का देता है या पुश करता है, और भविष्य के सपने जो आगे हैं वो हमें मिलेंगे नहीं मिलेंगे अलग बात है, लेकिन वो हमें आगे की तरफ दौड़ाते हैं। इसके बीच में शायद हम हैं। और विचारों की भी बात करें तो विचार भी शायद इसी तरह पेंडुलम की तरह ही डोलते हैं। या तो भविष्य में हम लोग शायद एनालिसिस भी करेंगे, सोचेंगे, तो जितना भी हम सोचते हैं शायद उसमें प्रतिशत अलग हो सकता है, लेकिन या तो हम भविष्य के बारे में सोचते हैं या अतीत के बारे में। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि इन सब के बीच में जहां हम अभी हैं, यानी वर्तमान, ये छूट जाता है। और जीने का सच में अर्थ तो यही है कि वर्तमान को जिया जाए, और वर्तमान को जी लिया जाए उसके पूरे सौंदर्य के साथ, तो शायद भविष्य भी अच्छा हो ही सकता है। हमारी जो सारी मेधा, हमारा जो सारा चिंतन है,
वो इसी पर एक तरह से केंद्रित रहा और इसके लिए हमने बहुत सुंदर शब्द भी गढ़े और एक बहुत सुंदर शब्द है जो शायद उपनिषद के साथ और ज्यादा अच्छी तरह जुड़ता है, वो साक्षी भाव। यानी जीवन जीने के साथ हमने एक बहुत सुंदर शब्द जोड़ दिया कि हम जो जिए उसे साक्षी भाव के साथ जिए। जैसा कि उपनिषद में एक सुंदर कहानी भी आती है कि ये जीवन, इसमें एक वृक्ष है, बहुत सुंदर वृक्ष है और हम सब उस पर बैठी चिड़िया हैं और सबसे ऊपर परमात्मा बैठा है। तो साक्षी भाव, तो मुझे लगता है कि अगर हम जीवन को वर्तमान में इसी समय इसी क्षण को पूरे यौवन पूरे सौंदर्य के साथ जी लें और साक्षी भाव के साथ जी लें, मुझे लगता है जीवन का यही सबसे सुंदर अर्थ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रबुद्ध श्रोतागण, 40 साल से आदत ये पड़ी हुई है कि निजाम साहब स्टेज पर रहे और हम आगे की सीट पर रहे हैं। ये पहला मौका है जो अशोक जी ने दिया है कि मैं निजाम साहब के साथ एक पोडियम पे खड़ा हूं। ये तो गोल्डन मोमेंट हो सकता है। जो इनका विषय है कि जीवन का अर्थ, तो मैं तो इस विषय में ज्यादा न जानता हूं न समझता हूं, लेकिन मैं एक लाइन में अपनी बात कह दूंगा कि हम उस हवा में सांस ले रहे हैं जिस हवा में शिनकाफ निजाम सांस लेते हैं, यही मेरे जीवन का अर्थ है। ये मेरा प्रारंभ भी है और अंत भी है। मुझे पता है ये बात किसी और ने किसी और के लिए कही थी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मुफीद है आज ये बात को कहने। ये अशोक जी का प्रयास था जो पिछले 1.5 महीने से चल रहा था कि हम इस बात पर कुछ चर्चा करें। इसके जो फिजिकल एक्टिविटीज के लिए अशोक जी का प्रयास था, विचारों के लिए मैं इनके साथ था। और ये इस पूरे प्रोसीजर के अंदर अशोक जी सिंगल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन थे और मैं पीछे खड़ा था। जैसे वो मेहंदी हसन का एक गजल है ना कि वो पछे आईना कोई और है, एक है वो, पता नहीं मेरे को कभी तो याद नहीं आ रहा है, सरे आईना मेरा अक्षय पछे आईना कोई और है। तो ऐसी कुछ बात थी। बिल्कुल कोई और है, तो सरे आईना कोई और है, पछे आईना कोई और है। अब ये जो है ना बात, जीवन का अर्थ, तो क्या ये विषय एसी रूम के अंदर इंपोर्टेड लेदर के सोफे पर बैठ के डिस्कस करने लायक है? क्योंकि ये सवाल तो 5000 साल से है। युवाल नोह हरारी ने जो सेपियंस लिखी थी वो तब से है ये सवाल। और हमें इस सवाल को थैंकफुल होना चाहिए कि हमें राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, पैगंबर मिले और बाद में जो रिलीजियस साइंटिस्ट, आई रिट्रेट रिलीजियस साइंटिस्ट जो इसमें मंथन कर रहे हैं, अगर ये सवाल नहीं होता तो हमको ये सब लोग मिलते ही नहीं। और सबसे खुशी की बात यह है कि इसका आंसर नहीं है और ये सतत प्रयास क्वेश्चन खड़ा है। मेरा आगे का पॉइंट ये है कि क्या हम इसके बिना भी जी सकते हैं? क्या ये जरूरी है हमारे लिए कि जीवन का अर्थ खोजना? एक आदमी ने यह कहा था कि आदमी, युवाल नोह हरारी सेपियंस, उसने ये कहा है कि आदमी ही एकमात्र प्राणी है इस प्लेनेट पे जो अपने अस्तित्व पे सवाल उठा सकता है। और ये जो क्वेश्चन है जीवन का, ये उसी का एक द्योतक है, उसका एक एग्जाम्पल है। अर्थ का मतलब एग्जिस्टेंस। अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इग्नोरेंस या इंटेलिजेंसी ऑफ इग्नोरेंस नोएम चॉम्स्की की तरफ नहीं जाऊंगा, वो अलग विषय हो जाएगा। लेकिन ये अर्थ जो है वो डायनमो की तरह तो काम करता ही है, जो हमें फोर्स करता है कर्म करने के लिए। मुझे अच्छे से याद है, एक डॉक्टर साइंटिस्ट हुआ है डॉक्टर यालोम, 1980 में उसने रिसर्च की थी कि बिना अर्थ के जीने में लोगों को परेशानी तो होती है। ये बात तो उसने ये बहुत क्लियर कट लिखा है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन होना जरूरी है क्या?
मैं इजरायली फिलोसफर की बात कर दूं, जिसको मैंने काफी पढ़ने की कोशिश की है, उसका नाम है गॉडरेट। उसने ये कहा था कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स नीड नॉट टू हैव ए कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस। तो पहली बात तो ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन है, और अगर ये है तो क्या इसका आंसर भी कॉम्प्लिकेटेड होना जरूरी है? मैं वैसे पहली बात तो मैंने पहले सेंटेंस में ही मेरी हो गई कि बाकी तो फिल इन द ब्लैंक्स है। और आखिर में मैं ये कहूंगा उपनिषद की चरेवेति चरेवेति, चलते रहिए चलते रहिए। शायद यही हमें, और अच्छा है कि हमें अर्थ ना मिले, क्योंकि कहीं किसी ने कहा है कि सेटिस्फैक्शन इज डेथ। तो ये डिससेटिस्फाइड रहे, जीवन का अर्थ खोजते रहे, इस तरह की बात होती रहे और मंथन होता रहे, कुछ मिलता रहेगा, और कुछ ना मिले तो मिलने की लालसा रहे। यही अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो सकती है। बाकी हमारा जो उद्देश्य था वो उस्ताद को सुनने में था, तो मैं अपनी बात अब यहीं पर खत्म करूंगा। आपने सुना उसके लिए धन्यवाद, और निजाम साहब के सामने बोलने का मेरे को साहस आया है, ये उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं। शुक्रिया। निजाम साहब, अशोक भाई और मित्रों, पहले तो आप सभी की ओर से अशोक भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। जो संभवतः इनका कल था, और ये 60 के लगते नहीं है किसी महीने में, और जो आदमी कविता लिखे वो 60 का होता भी नहीं है कभी भी। कविता जिसके अंदर बची हुई है उसे 60 का आंकड़ा कभी छू नहीं सकता। मित्रों, जी मैं 62 का और कविता मन में नहीं है तो भी मैं इस बात को अंडरलाइन करना चाहता हूं कि जुमले को ठीक कीजिए जिसमें कहानी और कविता हो। कविता मैंने 1986 में लिखनी छोड़ दी थी और सार्वजनिक मंच पे घोषणा करके लिखनी छोड़ दी थी। कविता मेरे पोते की बात नहीं है, और खासतौर से जब निजाम साहब को पहली बार सुना था लाजो कॉलेज में, हमने देखा एक दुबला पतला सा लड़का, अमिताभ बच्चन जैसे बाल, हमें मालूम ही नहीं था ये हस्ती कौन है। वो सर्दियों की दोपहर थी, दिन का 1 बजा था, और लाजो कॉलेज का हरा भरा घास का मैदान था। लक्ष्मीकांत जी ने अपना पैसे बुलाया था, और निजाम साहब उन दिनों मैं नाम से जानता था, इनको शक्ल से नहीं जानता था। तो जब उन्होंने परिचय दिया तो एक उत्सुकता जगी। अब देखिए कि पूरा लॉन भरा हुआ था, खचाखच भरा हुआ था। निजाम साहब इसी सहजता से खड़े हुए, तो हाजिर जवाबी ऐसी थी, कमेंट किसी ने किया, वो कमेंट हम नहीं सुन पाए थे। निजाम साहब ने उस कमेंट पे एक शेर कह करके और फिर अपनी बात शुरू की। हमें लगा कि यार आदमी हो तो ऐसा हो, मतलब केवल खूबसूरती ही नहीं, केवल अंदाज ही नहीं, एक हिंदी में शब्द है प्रत्युत्पन्नति। वो प्रत्युत्पन्नति देखी तो दीवानगी, ऐसी दीवानगी के किस्से हम में से सबके पास है, जो कभी न कभी किसी के साथ हुए होंगे। और ये मुकुल भाई मान के चलिए, आपका जो दर्द है उस दर्द पे मैं केवल एक ही कहता हूं कि वो दर्द होकर के भी आप दर्द ना रखिए। जब मुझसे कोई पास में बैठा हुआ व्यक्ति पूछता है कहां से हो, मैं कहता हूं जोधपुर से। शीन काफ निजाम वहीं रहता है ना, बस बहुत हो जाता है, बहुत हो जाता है सच। जब कलकत्ता में मैं गया तो मुझे 2 लोगों के बारे में पूछा गया था। आज पहली बार, निजाम साहब को भी पहली बार कह रहा हूं, कलकत्ता वाले बड़े कला प्रेमी होते हैं। जब जनवादी लेखक संघ के सम्मेलन में, राष्ट्रीय सम्मेलन में गए तो वहां एक आदमी ने 2 ही नाम पूछे मुझे। एक नाम पूछा शीन काफ निजाम का, एक ब्रजभूषण लाल काबरा का। ये 2 नाम थे और बिल्कुल मेरी छाती चौड़ी हो गई थी। लेकिन आज के विषय के लिए मैंने अशोक भाई को मना किया था, क्योंकि कुछ विषय ऐसे होते हैं जो कुंवारे रहना चाहिए। कोई वक्ता उससे पहले उसे नहीं छुए। अब तक के वक्ताओं ने लगभग यही किया है, मैं भी लगभग यही करूंगा। लेकिन सच मानिए, मुझे
वह आदमी तपस्वी लगता है जो अगर पिछले 60 वर्षों से अपने जीवन का अर्थ एक ही रखे और उसे बाकायदा जिए जाए, वो तपस्वी लगता है। मैं कई बार कहता हूं युवाओं के बीच कि मुझे वो युवा तपस्वी लगते हैं जो आज के दौर में, जिनके हाथ में ये एक 6 इंच की चीज है जिसकी एक क्लिक पे 1000 मेनकाएं आएगी। हमारे एक ऋषि एक मेनका से पिघल गए, लेकिन वो युवा जो इस दौर में भी सफल है, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं और जिन्हें मालूम है कि मेरे जीवन का अर्थ क्या है, वो इसके क्लिक से भी अछूते रहते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। या तो वे ऋषि हैं या वे ऋषि हैं जो 60 साल से अपने जीवन का अर्थ वही रखे हुए हैं और मेंटेन किए। मेरी बात कहूं तो मेरे तो जीवन के अर्थ इतना बदले कि मुझे कहना नहीं शर्म आती है कि किसी समय मेरे जीवन का अर्थ ये हुआ करता था। जब शुरुआती दौर में थे, साइकिलिंग करते थे, तो एक दिन ख्वाब आया कि जीवन का अर्थ ही है दुनिया को देखना, और दुनिया को देखने का अपने पास और कोई जरिया नहीं, ये साइकिल है। और हमने वो रोड मैप निकाले दुनिया। अर्थ खोजने पड़ते हैं। जीवन हमारा जो है एक तरह से यू कैन से इट्स ए फ्रीलांस, एक कैनवास से है जिसमें रंग आपको भरने होते हैं। ये सारा कार्य आप ही को करना पड़ेगा, और उस कैनवास में रंग भरते हुए एक कोई पिकासो बन जाता है, एक कोई एमएफ हुसैन बन जाता है, एक राजा रवि वर्मा बन जाता है, कुछ लकीरें खींच के चले जाते हैं और कुछ तस्वीर बिगाड़ के भी चले जाते हैं। एक ही सोना है, 1000 तरह के जेवर बनते हैं। एक ही मिट्टी है, 1000 तरह के पत्थर बनते हैं, 1000 अर्थ निकल सकते हैं। अनेक बार लगता है कि जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, अष्टकोण है। अभी कबीर साहब कह रहे थे कि कर्म बहुत प्रबल सत्ता है। तो मित्र, यहाँ कर्म की सत्ता है तो भाग्य की भी सत्ता है। क्या हम उससे इनकार कर सकते हैं? जीवन में हमारे मित्र हैं तो शत्रु भी हैं, अपने हैं तो पराये भी हैं, अभाव है तो बाहुल्य भी है, हमारी अपनी सफरिंग्स है तो हमारे अपने प्रिविलेजेस भी है इस जीवन में। कुल मिला के मुझे लगता है सभी के वही घोड़े वही मैदान है। अब हमें हमारा घोड़ा इसमें से ले जाना है, ये हमारी ब्यूटी है। अभी सुन रहा था सबको तो मुझे लगा कि सबके अपने अपने अनुभव भी है, अलग अलग बात कर रहे थे। एक निराशावादी कहता है कि इट्स हाफ एम्प्टी, एक आशावादी कहता है इट्स हाफ फुल। एक उदासीन शायर, वो किसका सुना था मैंने, कृष्ण बिहारी नूर का एक शेर कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, पता ही नहीं कि जुर्म क्या है, और जुर्म क्या है पता ही नहीं। तो वो भी एक जिंदगी। साधो साधो हे साधो साधो तन थाट तंबुरे का ये तन थाट तंबुरे का साधो, ये तन थाट तंबुरे का। 5 तत्व का बना तंबूरा, 5 तत्व का बना तंबूरा। तार लगा नभ तुरे का साधु, तार लगा नभ तुरे का साधु, ये तन थाट तंबुरे का।
निकसत राग हजूरे का साधु निकसत राग हजूरे का टूटा तार टूटा तार टूटा तार बिखर गई खूटी टूटा तार बिखर गई खूटी हो गया धूर मधुरे का साधु हो गया धूर मधुरे का याद ही का हो गर्भ न कीजे याद ही का याद ही का याद ही का हो गर्भ न कीजे उड़ गया हंस तंबूरे का साधु उड़ गया हंस तंबूरे का साधु ये तन थाके तंबूरे का कहत कबीर सुनो 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 कहत कबीर सुनो भाई साधो सुनो 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 कहत कबीर सुनो हो भाई साधो अगम पंथ एक सूर्य का साधो अगम पंथ एक सूर्य का साधो 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 तन थाके तंबूरे का तंबूरे का तंबूरे का क्यों? अरे मैं क्या भोजन कर नहीं जा गर्मी जरूर लुबी रहूंगी जरूर वेट क्या लुबड़ी बीरबल की कथा हो रही मैं बीरबल ने कह कि वो आप बकरी है जा महीने पर बाद देखनी चाहूंगा वेट नहीं बढ़ना चाहिए अच्छा वो आनंद राज जाओ तो कहीं मैं मर गयो उनके जो बात चिल्ड्रन में आया तू मैं अर्थ खोजने पड़ते हैं। जीवन हमारा जो है एक तरह से यू कैन से इट्स ए फ्रीलांस एक कैनवास से है जिसमें रंग आपको भरने होते हैं। ये सारा कार्य आप ही को करना पड़ेगा और उस कैनवास में रंग भरते हुए एक कोई पिकासो बन जाता है, एक कोई एम.एफ. हुसैन बन जाता है, एक राजा रवि वर्मा बन जाता है, कुछ लकीरें खींच के चले जाते हैं और कुछ तस्वीर बिगाड़ के भी चले जाते हैं। एक ही सोना है, 1000 तरह के जेवर बनते हैं। एक ही मिट्टी है, 1000 तरह के पत्र बनते हैं, 1000 अर्थ निकल सकते हैं। अनेक बार लगता है कि जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है,
अष्टकोण हैं। अभी कबीर साहब कह रहे थे कि कर्म बहुत प्रबल सत्ता है, तो मित्रों यहाँ कर्म की सत्ता है तो भाग्य की भी सत्ता है। क्या हम उससे इनकार कर सकते हैं? जीवन में हमारे मित्र हैं तो शत्रु भी हैं, अपने हैं तो पराये भी हैं, अभाव है तो बाहुल्य भी है, हमारी अपनी सफरिंग्स है तो हमारे अपने प्रिविलेजेस भी है इस जीवन में। कुल मिला के मुझे लगता है सभी के वही घोड़े वही मैदान है, अब हमें हमारा घोड़ा इसमें से ले जाना है, ये हमारी ब्यूटी है। अभी सुन रहा था सबको तो मुझे लगा कि सबके अपने अपने अनुभव भी है, अलग अलग बात कर रहे थे। एक निराशावादी कहता है कि इट्स हाफ एम्प्टी, एक आशावादी कहता है इट्स हाफ फुल। एक उदासीन शायर, वो किसका सुना था मैंने, कृष्ण बिहारी नूर का एक शेर कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, पता ही नहीं कि जुर्म क्या है, और जुर्म क्या है पता ही नहीं। तो वो भी एक जिंदगी का। फिर एक बार नमस्कार अशोक व्यास की तरफ से। अपने 60वें जन्मदिन पर अपने जन्म स्थान जोधपुर में आकर आदरणीय शीनकाप निजाम साहब की सन्निधि में जीने का अर्थ विषय पर संगोष्ठी आयोजित करने का मेरा सपना साकार करने के लिए उनका आभार व्यक्त करने के साथ साथ अपने सभी मित्रों का इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आभार, और आपका इन झलकियों को देखने के साथ साथ वो लिंक जिसमें आप वक्ताओं को और विस्तार से सुन सकेंगे, इस वीडियो के विवरण में दिनेश प्रसाद बिस्सा जी, अकिल जी को धन्यवाद देते हुए प्रस्तुत किए गए, उनका भी लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।